तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो हमारा जो केमिकल चेंज हुआ यहाँ पर, जब मैग्नीशियम रिबन आपका मैग्नीशियम पाउडर में कन्वर्ट हुआ, तो उसके पीछे कैसे केमिकल चेंज हुआ, कैसे उस केमिकल चेंज को हमने केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में समझा, फिर उसको हमने उस केमिकल रिएक्शन को हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में किया, सारा कुछ हमने समझा। अब उसको मैंने प्रॉपर्ली लिख भी रखा है, अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जब हम उसको बर्न करते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मैग्नीशियम, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम पाउडर। ये व्हाइट कलर का होता है, ये जनरली किस कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो ये जो इतना बड़ा हमने लिखा, उस रिएक्शन को समझाने के लिए हमने इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट लिखी, ये सेंटेंस फॉर्म है। ये क्या है, ये सेंटेंस फॉर्म है इस इक्वेशन का। उसके बाद फिर हमने इसको और छोटा करने की कोशिश की। हमने क्या किया, इसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, जो भी हम यहाँ पर एलिमेंट या कंपाउंड हमारे रिएक्शंस में आ रहे थे, उन एलिमेंट और कंपाउंड को बस हमने सिंबल्स के फॉर्म में, मतलब हमने उनको ऑपरेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ऑपरेशन कहने का मतलब प्लस वगैरह का फॉर्म यूज किया, गिव्स, इस सिंबल्स का यूज किया। तो यहाँ पर देखिए, हमने मैग्नीशियम रिबन चूंकि मैग्नीशियम का बना था, तो इसीलिए वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम का बना है, इसलिए हमने मैग्नीशियम रिबन की जगह सिर्फ मैग्नीशियम यूज किया, क्योंकि यहाँ से खुद पता चल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम का बना है। तो रिएक्शन किसका हुआ है, बेसिकली मैग्नीशियम का ही हुआ है। और बर्न इन ऑक्सीजन, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब भी कोई चीज हम जलाते हैं तो यानी उसका रिएक्शन किससे होता है, उस टाइम पर ऑक्सीजन से होता है। तो मैग्नीशियम रिबन ने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। और क्या मिला हमें, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। देखिए अब यहां पर आप समझिएगा, रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। मतलब वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज, जिनके साथ केमिकल चेंज हो रहा है, वो चीजें जिनके साथ केमिकल चेंज हो रहा है, वो हमारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे यहां पर केमिकल चेंज आया किसमें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, इन दोनों ने, ये दोनों कंबाइन हुए और हमें एक प्रोडक्ट दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, जिनमें केमिकल चेंज आता है, वो हमारी रिएक्टेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रिएक्टेंट कहलाती हैं। और याद रखिएगा, रिएक्टेंट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जब हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो इस बात का हम ध्यान देंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, हम उनको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। और अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो उन रिएक्टेंट्स को लिखने के लिए हम उनके बीच में प्लस सिंबल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्लस सिंबल का। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो हम उनको रिप्रेजेंट, उनको एक साथ लिखने के लिए हम उनके बीच में प्लस सिंबल का यूज करते हैं। उसी तरीके से हमें फाइनल चीज क्या मिली, जब उनमें केमिकल चेंज आया तो हमें फाइनल चीज क्या मिली, हमें फाइनल चीज मिली मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो हमें अपनी फाइनल चीज क्या मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। जो नई चीज बनती है, जो नई चीज बनती है हमारे रिएक्शन के दौरान, जब रिएक्शन हो चुका होता है, केमिकल चेंज हो चुका होता है, और उसके बाद केमिकल चेंज होने के बाद जो नई चीज हमें मिलती है, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट को हम हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट को हमेशा हम राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अब हम उसे और कॉन्साइज कर सकते हैं। जो हमने वर्ड इक्वेशन लिखी थी लास्ट में, जो हमने लास्ट में वर्ड इक्वेशन लिखी थी, उसको हम और भी कॉन्साइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम केमिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वर्ड्स की जगह पर। जैसे मैग्नीशियम पूरा लिखने की बजाय हम उसका केमिकल फॉर्मूला जो कि Mg है वो यूज कर सकते हैं। हम ऑक्सीजन पूरा लिखने की बजाय हम O2 लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाया कि हम ऑक्सीजन O ना लिख करके O2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ गैस, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होती है, वो डायटोमिक होती है। वो क्या होती है, डायटोमिक फॉर्म में होती है। तो इसलिए हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन O ना लिख करके हम O2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और हम मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिखने के बजाय हम उसका क्या यूज कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब हम वर्ड्स की जगह केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं तो वो इक्वेशन और कॉन्साइज हो जाती है और हमें अपनी फाइनल केमिकल इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, अब हम
अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पर नोटिस कराऊं तो अगर आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ढंग से पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉज आते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान ना तो कोई मास क्रिएट होने वाला है, ना तो कोई मास क्या होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आप एक एटम लेके जा रहे हो मैग्नीशियम का, ठीक है, और दो एटम लेके जा रहे हो ऑक्सीजन का, लेकिन आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? आपको मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक ही एटम मिल रहा है। जो मैंने कहा उसको मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हमने रिएक्शन कराया तो हम मैग्नीशियम का एक एटम यहां पर हम यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन के दो एटम्स को यहां हम लिख रहे हैं, लेकिन जब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक ही एटम मिल रहा है, यानी एक ऑक्सीजन एटम कहीं क्या हो गया है? गायब हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अगर हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फिर से रिकॉल करें तो यहां ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन एटम अगर हम इस साइड रिएक्टेंट साइड दो लेके जा रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी दो मिलना चाहिए, जिसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूं ये इक्वेशन गलत तो नहीं है, ये इक्वेशन इनकम्प्लीट। ये इक्वेशन क्या है? इनकम्प्लीट। ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, आप इसको गलत नहीं कह सकते। ये क्या है? ये इनकम्प्लीट केमिकल इक्वेशन है, जहां पर ऐसी इक्वेशन जिनमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना दिखे, ऐसी इक्वेशन जिनमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बराबर ना दिखे, वो इक्वेशन हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहां लिखा है मैंने, द इक्वेशन इन अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब कि यहां पर दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहां पर क्या मास क्या है? सेम नहीं है बोथ साइड। अभी मैं एटम्स बोल रहा हूं, यहां मास लिखा हुआ है, तो देखिए भैया हर एटम का अपना मास है ना। अगर मैं दो ऑक्सीजन, अच्छा एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16U होता है, तो दो ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 32U हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन एटम, जो ऑक्सीजन है मैं उसको 32U ले रहा हूँ रिएक्टेंट साइड, और मुझे प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन मिल रहा है? 16U, यानी 16U जो ऑक्सीजन है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ इक्वेशन में जो है, यहाँ पर जो इक्वेशन है मेरी अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड जो मास है वो बराबर नहीं है एटम्स का। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिनमें जो मास होता है दोनों साइड बराबर नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन गलत नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। गलत होने में और इनकम्प्लीट होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप एग्जाम में कैंसर लिख के आते हो, आप गलत लिख के आओगे आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा, आप इनकम्प्लीट लिख के आओगे तो आपको कुछ नंबर मिल जाएगा। तो ये कुछ उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है? ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इसलिए क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ जो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स है, या ये यूं कह लीजिए जो मास है दोनों साइड वो बराबर नहीं है। तो इसी चीज को जब हम नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करते हैं दोनों साइड, जब हम नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करते हैं, हम दोनों साइड मास और मास बराबर करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का, तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग करने के बाद जो हमें केमिकल इक्वेशन मिलती है वो हमारी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और कुछ बैलेंसिंग, और हम ये सीखेंगे कि हम कैसे नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड बराबर करते हैं। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप पढ़िए, और ये जो मैंने यहाँ पर जितने भी चीजें लिखी हैं अपने स्लाइड्स में, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में तो अवेलेबल हो ही जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो पॉज करके आप इन चीजों को लिख लिया करो। तो लिखने से क्या होगा? जो मैंने आपको बताया वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से सेटल हो पाएंगे, आप ज्यादा अच्छे चीजों को लिखने के बाद और अच्छे से समझ पाओगे। तो थैंक यू एवरीवन।